नमस्कार साथियों, टॉपर्स स्क्वाड में आपका स्वागत है। मुख्य परीक्षा आरएएस मेंस एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र 3 की व्यू रचना और पाठ्यक्रम विश्लेषण को लेकर के हम एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। चलिए शुरू करते हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पत्र 3 है उसमें जो प्रश्नों की अंकवार संख्या है कि कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंक के होंगे, वो पहले पेपर के समान है, यानी फर्स्ट पेपर के बिल्कुल समान है। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए टेबल स्टडी कर सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 48 क्वेश्चंस आएंगे और 200 नंबर का पूरा पेपर होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 15 शब्दों की जो शब्द सीमा वाले प्रश्न हैं जो कि 2 अंक के होते हैं वो 50 होंगे। 50 शब्दों की शब्द सीमा वाले कुल मिलाकर 5 प्रश्न होंगे जो कि 80 अंकों के होंगे और 7 प्रश्न निबंधात्मक होंगे जो प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। 100 शब्दों में उत्तर लिखना है और कुल मिलाकर 70 अंकों का ये निबंधात्मक प्रश्नों का पार्ट होगा। अब देखिए, इकाई 1 जो है उसका नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले। इसमें कुल मिलाकर के 3 सब टॉपिक्स दिए गए हैं। तो इन तीनों को पढ़ने के लिए हमें कम से कम 3 या 4 सोर्सेज की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ये जो हिस्सा है भारत का संविधान, इसका वैचारिक सत्व, संस्थात्मक ढांचा 1, संस्थात्मक ढांचा 2 और संस्थात्मक ढांचा 3, इन तीनों को पढ़ने के लिए जो स्टैंडर्ड बुक आ रही है एम लक्ष्मीकांत की, वो बुक पर्याप्त है। लक्ष्मीकांत की पुस्तक से आप जैसे इसमें इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि भाई लोकसभा अध्यक्ष जो है उसकी शक्तियां बताइए आप, या फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के इलेक्शन के बारे में, लोकसभा की शक्तियों के बारे में, संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, उनके बारे में प्रश्न आते हैं जो सीधे सीधे हमें एम लक्ष्मीकांत से मिल जाते हैं। उसके बाद ये जो हिस्सा है राजनीतिक गत्यात्मकता, यानी जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, जिसमें भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, इंद्रजातीयता, भाषा, लिंग की भूमिका, राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, इसका जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा है वो लक्ष्मीकांत के जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं उनमें आपको मिल जाएगा। उनसे आप पढ़ सकते हैं, उनमें आप समझ सकते हैं कि राजनीति में जाति का क्या रोल है, धर्म का क्या रोल है, किस प्रकार से ये मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं चीज़ें, और इससे राजनीति पर अल्टीमेटली क्या असर पड़ता है। तो प्रारंभिक समझ के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पर्याप्त है। उसके बाद आप किसी न्यूज़पेपर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जैसे कोई नागरिक समाज से संबंधित मुद्दा है, या फिर राजनीतिक आंदोलन कोई चल रहा है, या राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, तो वो जैसे जैसे अखबार में आते जाते हैं उनको आप उसके साथ साथ फॉलो करते जाएं कि ये इस एम्बिट में फिट हो रहा है, उसके हिसाब से आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो संविधान का जो ये हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक है वो मोर देन इनफ है। इसके बाद अगला हिस्सा आता है राजस्थान स्पेसिफिक, कि राजस्थान की राज्य राजनीति क्या है। यहाँ पर दलीय प्रणाली है, राजनीतिक जननांकिकी, राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन संस्थाएं। ये जो राजस्थान स्पेसिफिक बुक पढ़नी है, इसके लिए एक बुक आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जिसका नाम है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। लेखक हैं डॉक्टर जनक सिंह मीणा। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में ये सारे टॉपिक्स हैं वो कवर किए गए हैं। हालांकि फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अखबार आप नियमित रूप से पढ़ते रहें और उसके साथ साथ आप राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हुए बिना उन तथ्यों को आप कलेक्ट कीजिए और उनको अपने उत्तर में समाहित कीजिए। निसंदेह आपका उत्तर है वो क्वालिटी वाला लिखा जाएगा मुख्य परीक्षा में। इसके बाद इसी इकाई का अगला जो हिस्सा है उसमें विश्व राजनीति के बारे में हमें कुछ पढ़ना है, जिसमें शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व व्यवस्था, फिर यूएसए का जो वर्चस्व अब है वो, और उसका कैसे प्रतिरोध किया जा रहा है बाकी देशों द्वारा, यूएनओ और बाकी जो रीजनल संगठन हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो गत्यात्मकता है, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो कौन सी संस्थाएं उसको मैनेज करती है, आतंकवाद, पर्यावरणीय मुद्दे। ये जो हिस्सा है ये आपको न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के जो मॉड्यूल हैं उन्हीं से आपका पूरा होगा। उसके बाद भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति के संबंध में कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि एम लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं। तो एम लक्ष्मीकांत को आप थोरोली पढ़िए। उसमें लगभग सारे ही चैप्टर ऐसे हैं, सारे ही चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं जो इस सिलेबस में आते हैं। तो आप ये नहीं है कि ऊपर वाला हिस्सा ही आप लक्ष्मीकांत से पढ़ें। ये जो विदेश नीति से संबंधित जो मुद्दे हैं, जैसे विदेश नीति का कैसे उद्विकास होता है, किसके निर्धारक तत्व क्या हैं, फिर अलग अलग देशों के साथ क्या संबंध है, इसको आप एम लक्ष्मीकांत और न्यूज़पेपर दोनों से कवर कीजिए, तो इस पर आपकी समझ अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो साउथ एशिया है या साउथ ईस्ट एशिया है, फिर ये जो जियोपॉलिटिकल जो मुद्दे हैं उसके संबंध में
जब एग्ज़ाम होता है तो उसके आसपास छोटे छोटे मॉड्यूल्स आते हैं, आप उनको आप पढ़ सकते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे। लेकिन जो कोर आइडिया है, जो आपका कोर है, पॉलिटी का कोर हिस्सा है, वो आपका एम लक्ष्मणानंद से कवर होगा, उसको आप बिल्कुल पढ़िए। इसके अलावा कोई अलग से विशेष जो यूपीएससी लेवल की बुक्स हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको नहीं पड़ने वाली। फिर उसके बाद है समसामयिक मामले, यानी करंट अफेयर्स के संबंध में विशेष रूप से यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, जिसमें राजस्थान, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो समसामयिक घटनाएं हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इंपॉर्टेंट स्थान हैं, या खेल कूद से जुड़ी हुई हाल की गतिविधियां हैं, उसके ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर या एक अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नाम की करंट अफेयर्स की बुक्स आती है राजस्थान की स्पेसिफिक, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो दूसरी इकाई है जो कि संबंधित है लोक प्रशासन से, तो कुल मिला के ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, RBSC जो है, इसकी 11th और 12th क्लास की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, वो आप डाउनलोड करके आप उसको पढ़िए। उसमें क्या है कि 11वीं और 12वीं क्लास की बुक को आप दोनों को मिक्स करके आपको पढ़ना पड़ेगा, कि कुछ चैप्टर आप पहले 11th क्लास के पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ 12वीं क्लास के आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आपकी थोरोली एक समझ बन जाएगी लोक प्रशासन के बारे में। लोक प्रशासन यूँ एक बहुत नीरस सा विषय लगता है, लेकिन इसका जो शुरू वाला हिस्सा है, जो अर्थ, प्रकृति और महत्व है, ये हिस्सा जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद लोक प्रशासन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे शक्ति के बारे में, अथॉरिटी क्या है, फिर वैलिडिटी या वैधता क्या है, फिर उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, संगठन के क्या सिद्धांत रहते हैं, हायरार्की है, नियंत्रण का क्षेत्र है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये क्या होते हैं, इनको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से इनमें सुधार किया जा सकता है, वो छोटी छोटी बहुत ही सिंपल सी अवधारणाएं, छोटी छोटी कंसेप्ट हैं, वो आपको इन दोनों किताबों से आराम से आपकी वो कवर हो जाएंगी लोक प्रशासन की। उसके बाद प्रबंधन के कार्य हैं जो, या फिर कॉरपोरेटिव गवर्नेंस है, या ये CSR है, नए लोक प्रबंध के नवीन आयाम, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको बिल्कुल बढ़िया से RBSC की जो 11th और 12th क्लास की पुस्तक है उसमें सारा दिया हुआ है। ये जो हिस्सा है प्रशासन पर नियंत्रण, विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक, विभिन्न साधन एवं सीमा, ये हिस्सा बिल्कुल एकदम एज इट इज़ इन किताबों में दिया हुआ है। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर साल इसमें से लगभग सवाल आते ही आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, वो दोनों ये जो किताबें हैं वो आप इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आप चाहें तो वहाँ से बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये सारा टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। इसका कुछ हिस्सा बचता है, जैसे कि ये अगला हिस्सा राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, जिला प्रशासन संगठन, विकास प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, ये सब चीज़ें जो बचती हैं, इसके लिए आप एक तो राजस्थान अध्ययन की जो किताब है, जो 9 से 12 की जो पुस्तक है, 9 से 12 की, उनमें कुछ एक प्रारंभिक समझ बनाने के लिए प्रशासनिक ढांचा और ये जो प्रशासनिक संस्कृति, उसके बारे में एक बहुत ही ब्रॉड आइडिया दिया गया है। उसको आपको और अच्छे लेवल तक लेकर जाना है तो आप उसके लिए जनक सिंह मीणा की जो पुस्तक मैंने आपको बताई थी, डॉक्टर जनक सिंह मीणा की पुस्तक, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित जो है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। उसमें ये टॉपिक बहुत ही डीपली दिए गए हैं। उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग और ये जो बिंदु है, ये भी इस आपको जो जनक सिंह मीणा की पुस्तक है उसमें आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। प्रश्न पत्र 3 की जो तीसरी इकाई है, जिसमें 3 सब टॉपिक्स हैं, खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि, ये जो टॉपिक हैं तीनों ही 20-20 नंबर के हैं। तो खेल एवं योग जो है ये अपेक्षाकृत आसान एक टॉपिक माना जाता है। इसमें सबसे पहला बिंदु है भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति। जो भी रिसेंटली खेल नीति जो दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार ने जो बनाई है, उसके मेनली क्या है कि ऑब्जेक्टिव सेम से ही होते हैं, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली कुछ विशेष प्रकार की स्कीम्स अगर सरकार लॉन्च कर रही है या पॉलिसी में ही कुछ ऐसा पॉइंट डाला गया है जिसको हाईलाइट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो उसको आप ध्यान से स्टडी कीजिए। इसको पढ़ने के लिए जो खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय है और SAI की वेबसाइट है, यानी साई की वेबसाइट है, और ऐसी इसी प्रकार से राजस्थान में जो युवा मामलों का विभाग है उसकी वेबसाइट पे आपको खेल नीति मिल जाएगी। और हो सके तो इसके लिंक है, इसके बेयर एक्ट की जो लिंक है, यानी जो इसकी मूल खेल नीति जो सरकार ने जारी की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकेंगे। फिर उसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, ये दोनों शीर्ष संस्थाएं हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण भारतीय केंद्रीय स्तर पर, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद राज्य स्तर पर खेलों के जो प्रबंधन है उसको मैनेज करती है। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये क्या काम करती हैं, इनके द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, इस प्रकार की जानकारी हमें इसमें होनी अपेक्षित है।
फिर राष्ट्रीय और राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जो खेल पुरस्कार और जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसका विवरण हमें इसमें पता होना चाहिए कि वे राष्ट्रीय स्तर पर किस योग्यताधारी खिलाड़ी को क्या पुरस्कार दिया जाए और उस पुरस्कार में असल में क्या दिया जाता है, और रिसेंटली या फिर बहुत ही कोई एमिनेंट पर्सन है जिसने वो पुरस्कार हासिल किया तो उसके बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। फिर योगा के बारे में एक जो टॉपिक है, योगा पर आप निश्चित रूप से मानिए कि सवाल आता ही आता है, जैसे योग दिवस कब मनाया जाता है या फिर पर्टिकुलर कोई योग है उसको करने की क्या विधि है या क्या उसको करने के फ़ायदे हैं, इस प्रकार के। और योग का जो अष्टांग मार्ग है पूरा का पूरा, उसको भी आप एक बार थ्योरी का जो हिस्सा है उसके रूप में आप उसको पढ़ लीजिए। फिर अगला बिंदु है भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व। इसके अंतर्गत जैसे मेजर ध्यानचंद हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, या फिर और कोई दूसरे विभिन्न जो खेल हैं, एथलेटिक्स जो गतिविधियां हैं, उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट ओलंपिक पदक विजेता हैं उनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा जानना है कि कौन सा खेल खेलते हैं और अभी रिसेंटली ये मतलब इन्होंने कौन सा प्राइज़ जीता है, इस प्रकार की जानकारी हमें इसमें होनी चाहिए। फिर खेल के दौरान जो चोटें लगती है उसका प्राथमिक उपचार और उनको ठीक करने के लिए किस प्रकार से जो गतिविधि अपनाई जाती है, वो बहुत ही सिंपल फिजिकल एजुकेशन की बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि भारतीय खिलाड़ी जो ओलंपिक में जाते हैं, एशियन खेलों में, कॉमनवेल्थ में या पैरालंपिक खेलों में जाते हैं, उनकी भागीदारी किस प्रकार से रही है, उनका क्या प्रदर्शन रहा है, कौन सा वो खेल खेलते हैं स्पेसिफिक, ये जानकारी इसमें होनी चाहिए। तो खेल एवं योग जो हिस्सा है इसमें या तो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे या 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, बड़ा प्रश्न इसमें से नहीं आएगा, इसलिए आप उसको इसी प्रकार से तैयार करें कि एक टॉपिक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्द आपको लिखने होंगे, तो उसी हिसाब से आप इसकी तैयारी कीजिए। उसके बाद अगला जो खंड है वो है व्यवहार। व्यवहार का जो हिस्सा है ये कुल मिला के साइकोलॉजी का हिस्सा है। व्यवहार का जो हिस्सा है ये मनोविज्ञान से संबंधित है। तो आप 11th और 12th क्लास की जो RBSC की जो बुक है उससे आप मनोविज्ञान का जो पर्टिकुलर जो बुक का जो चैप्टर है वो आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए बुद्धि है, जैसे कि बुद्धि उसके कितने प्रकार होते हैं, एक कॉग्निटिव जो इंटेलिजेंस है, फिर सामाजिक और संवेगात्मक बुद्धि है, ये इससे जुड़े हुए सिद्धांत किसने दिए हैं और वो क्या कहना चाह रहा है, किस प्रकार से इस प्रकार की बुद्धि का विकास हो सकता है, इसकी परिभाषा क्या है, वो सिंपल सवाल इसमें से आते हैं। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी का चैप्टर है। पर्सनैलिटी में गुण किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाली कौन कौन सी बातें हैं, और किसी भी व्यक्ति का पर्सनालिटी कैसा है हम उनको किस चीज़ों से नापते हैं, ये सारे के सारे बिंदु हैं आपको RBSC की जो मनोविज्ञान नाम से जो पुस्तक है उसमें आपको मिल जाएगा। संभव होगा तो ये जो बुक्स है इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे ताकि आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अधिगम यानी लर्निंग। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने BEd या BSTC किया है वो अधिगम और अभिप्रेरणा के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसे अधिगम की क्या तो शैलियाँ होती हैं, फिर मेमोरी कैसी होती है, कैसे चीज़ों को याद रखा जाता है, और चीज़ों को भूला कैसे जाता है, भूलने के क्या कारण हैं, और मोटिवेशन को किस प्रकार से नापा जा सकता है। ये जो बिंदु हैं ये सब या तो BEd या STC की बुक से आप पढ़ लीजिए या फिर इन दोनों किताबों में आपको बहुत आराम से ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। फिर अगला बिंदु है प्रतिबल। अब यहाँ पर प्रतिबल का मतलब है स्ट्रेस। तो जीवन में जब स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस को कैसे तो पहचानें और कैसे उसका मैनेजमेंट करें, ये बिंदु इसमें दिया गया है। जैसे कि स्ट्रेस की क्या प्रकृति है, क्या प्रकार है, उसका स्रोत क्या है, क्या उसके लक्षण होते हैं और क्या उसका प्रभाव पड़ता है, फिर जो स्ट्रेस होता है उसको मैनेज कैसे करेंगे, कैसे उसको कम करें या उसको हटाएं। और एक अलग टॉपिक है इसमें मानसिक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन, कि विद्यार्थियों में या फिर आम जनता में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के किस प्रकार से जागरूकता पैदा की जाए और किस प्रकार से मेंटल हेल्थ उसको प्रमोट किया जाए। तो इसके ऊपर ये बहुत सामान्य से बिंदु है। ये दोनों ही पुस्तकों में आपको टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक्स में से आपके कवर हो जाते हैं। ये भी जो व्यवहार का जो हिस्सा है ये भी 20 अंकों का ही है, खेल एवं योगा की तरह। अब आपका लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है विधि। विधि का यहाँ मतलब है लॉ। तो लॉ के संबंध में एक प्रारंभिक समझ हमारी बने, क्योंकि जैसे ही आप किसी प्रशासनिक पद पे जाते हैं तो आपको एज ए मजिस्ट्रेट भी काम करना पड़ सकता है या फिर एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका सीधा सीधा संबंध होता है विधि के साथ। तो उसके बारे में एक प्रारंभिक समझ आपकी बने कि विधि क्या होती है, विधि के अंदर ओनरशिप और कब्जा यानी स्वामित्व और जो पोजेशन है उसमें क्या फ़र्क है। फिर व्यक्तित्व, यहाँ पर विधिक व्यक्तित्व की बात हो रही है। विधिक व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, फिर दायित्व की अवधारणा क्या है, अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं। ये एक विधि की अवधारणा का एक बेसिक सा टॉपिक है। उसके बाद वर्तमान में जो विधिक मुद्दे जो चर्चा में हैं उसके बारे में, जैसे RTI का मुद्दा है, फिर सूचना प्रौद्योगिकी विधि है, IT एक्ट, जैसे कि आजकल साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसके संबंध में क्या कानून बने हैं,
उनकी क्या तो अवधारणा है, क्या इनके उद्देश्य हैं और क्या इनसे परिणाम निकल रहे हैं। फिर कई बार ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट जैसे मामलों में जिनको हम शॉर्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, उसके संबंध में जो कानून बने हैं उसका भी अध्ययन करना है। फिर अगला बिंदु है महिलाओं और बालकों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, जैसे घरेलू हिंसा है या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण है, जैसे पॉक्सो एक्ट है और बाल श्रम से जुड़े हुए कानून है, उसके बारे में हमें समझना है। तो इसके लिए देखिए क्या किया, तो आप बेयर एक्ट डाउनलोड कर लीजिए कि बेयर एक्ट जो है उसको आप डाउनलोड कीजिए। उसका एक परिभाषा वाला जो चैप्टर होता है, आमतौर पर ये पहला ही चैप्टर होता है, लगभग दूसरे हिस्से में या दूसरी धारा में आपको परिभाषाएं मिल जाएंगी। तो एक तो वो परिभाषाएं हैं, उसको आप ठीक से याद कीजिए कि इस एक्ट में इस शब्द का ये अर्थ है। फिर दूसरी बात, अगर उस एक्ट में कोई संस्था बन रही है तो उस संस्था का नाम, उसकी संरचना क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, वो आप ध्यान रखिए। और उसके अलावा अगर मान लो उस एक्ट के अंदर कोई विशेष प्रावधान हो रहा है, जैसे वो चीज़ सीधे सीधे जनता को प्रभावित कर रही है, तो उसके ऊपर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको प्रत्येक एक्ट में से पढ़नी हैं। फिर उसके बाद माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, इसके ऊपर भी प्रश्न आता है, क्योंकि जो भी राजकीय सेवा में जो राजकीय कर्मचारी, उसका ये दायित्व है कि वो अपने माता पिता का भरण पोषण करे। और ये जो महत्वपूर्ण भूमि विधियां हैं, ये पर्टिकुलरली प्रशासनिक और राजस्व सेवा में अगर आप जाते हैं, तहसीलदार या प्रशासनिक सेवा में, उसके लिए ये इंट्रोड्यूस की गई है, लेकिन ये परीक्षा के स्तर पे सभी को पढ़नी है। तो इसमें भू राजस्व अधिनियम यानी कि लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट दोनों ही पढ़ने हैं। इसमें मुख्यतः क्या है कि भूमि के प्रकार क्या होते हैं, या फिर भूमि को कौन प्रबंध करता है, राजस्व बोर्ड की क्या स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से ये काम करता है, काश्तकारों के क्या अधिकार होते हैं, पेड़ों को काटने के लिए कौन से नियम बने होते हैं, या भूमि का रूपांतरण कैसे किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे जनरली विधि वाले हिस्से में पूछे जाएंगे। तो विधि वाले हिस्से के लिए कोई बुक आपको रिकमेंड नहीं कर सकता मैं अभी तो, क्योंकि इसके सारे टॉपिक है वो बहुत बिखरे बिखरे हैं, और इसको आप पढ़ते हैं तो इसकी भाषा है वो सामान्य भाषा से काफ़ी जटिल भी होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप बेयर एक्ट से पढ़ें, और अगर समय हुआ इसके लिए कोई आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाने का, तो उसके बारे में भी आपको समय समय पर सूचित कर देंगे। तो ये आपका तीसरा पेपर था, जिसमें हमने देखा कि पॉलिटी और लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो 3 टॉपिक हैं, खेल, योग, व्यवहार एवं विधि, इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त की। आगे भी आप लोग अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।